ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज फाइनली 24 मार्च को बहुत ही शांति से चुपके से बॉलीवुड ने भीड़ को थिएटर में रिलीज कर दिया है। कुछ बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन पर फिल्म रिलीज हुई है। कहीं पर कोई बज़, कोई चर्चा, कोई प्रमोशन आपने इसके रिलीज से पहले नहीं देखा होगा। और इसके टीज़र और ट्रेलर पर जब मैंने वीडियो बनाया था, उन दोनों ही वीडियोस में हमने इसके सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा की हुई है। उन दोनों ही वीडियोस में मैंने आप सबसे कहा था कि पिछले कुछ समय से, लगभग एक वर्ष से, बॉलीवुड अपनी ऐसी जो कुछ प्रोपेगेंडा फिल्में हैं, वामपंथी विचारधारा वाली जो फिल्में हैं, उनको बहुत ही शांति से चुपके से थिएटर में रिलीज कर रहा है। एक और दूसरे वीडियो में मैंने ऐसे कई सारी फिल्मों के नाम भी बताए हुए हैं, ये वीडियो आप अवश्य देखना। तो मैंने इसके टीज़र और ट्रेलर रिव्यू में ही भीड़ के ये कहा था कि भाई इस फिल्म के बारे में भी कहीं पर कोई ऐसा प्रमोशन, कोई चर्चा कुछ दिख नहीं रहा। पूरा का पूरा इकोसिस्टम बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। पर रिलीज के बाद में इस फिल्म को टाइमलेस क्लासिक बताने का प्रयास किया जाएगा, मास्टरपीस बताने का प्रयास किया जाएगा इस प्रोपेगेंडा फिल्म को। और वो आप देख भी सकते हैं। अभी मीडिया के द्वारा इसे जबरदस्ती इस प्रोपेगेंडा फिल्म को मास्टरपीस बताने का प्रयास किया जा रहा है। इस फिल्म के को राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है अनुभव सिन्हा, जो मेरे अनुसार एक कथित फिल्म मेकर और वामपंथी प्रोपेगेंडिस्ट है। उनकी पिछली कुछ फिल्में अगर हम देखें तो कुछ सत्य घटनाओं को लेकर अपने एजेंडा के अनुसार उनको तोड़ मरोड़ कर उन्होंने उन फिल्मों के माध्यम से प्रेजेंट किया है। और वही सब कुछ हम भीड़ में भी देख सकते हैं। फिल्म कुल मिलाकर 1 घंटे और 50 मिनट की है। अब दोस्तों फिल्म की कहानी में आपको बताऊं उससे पहले फिल्म के एक सीन के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। फिल्म में 2 पत्रकार दिखाए हैं। उनमें से एक पत्रकार को थोड़ा सा एलिट मेंटेलिटी वाला दिखाया है और उसकी साथ ही एक महिला पत्रकार है। तो वो जो एलिट मेंटेलिटी वाला पुरुष पत्रकार है, वो 2-3 जगह पर फिल्म में भारत में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इस प्रकार की बातें बोलता है। तो एक सीन में वो जो साथी महिला पत्रकार है वो उससे कहती है कि भाई ये क्या लगा रखा है तूने, मतलब क्या ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम कर रहा है। तुम कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़कर तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कि तुम किसी बहुत बड़े सुंदर पर्वत के शिखर पर बैठे हुए हो और वहां से बैठकर तुम सबको जज करते हो। अगर इतने ही प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं तो उतरो वहां से, करो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व, नहीं तो चले जाओ अमेरिका, वहां पर भी कई सारे एनआरआई रहते हैं। इस प्रकार का डायलॉग वो डाला है। मतलब फिल्म मेकर ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि भाई देखो देखो, हम तो केवल कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं, बाकी हम भी बड़े देशभक्त हैं, हम भी बड़े राष्ट्रभक्त हैं। और वो लिटरली वो सुनकर इतना अजीब लग रहा था ना, इतना अजीब लग रहा था कि किसी वामपंथी फिल्म मेकर की फिल्म में हम ऐसा डायलॉग सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल, कोई बहुत बड़ा अपराधी धर्मात्मा होने की महिमा बता रहा हो। लिटरली ऐसा अंदर से फील हो रहा था। और वो भी ऐसा डायलॉग एक ऐसी फिल्म में जिस फिल्म के हर एक सीन में झूठ के अलावा और कुछ ना हो, जिसके हर एक सीन में प्रोपेगेंडा के अलावा और कुछ ना हो, जिसका हर एक सीन देखकर हमें अंदर से ऐसा फील होता है जैसे कि लोगों की भावनाओं को, उनके प्रॉब्लम्स को एक्सप्लॉइट करके अपना एजेंडा पुश करने का प्रयास किया गया हो, जिसका हर एक सीन देखकर ऐसा लगता हो जैसे कि समाज के अलग अलग वर्गों में और ज्यादा खाई पैदा करने का प्रयास किया गया हो, ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्म है। और ऊपर से नक्सलियों को तक जस्टिफाई करने का प्रयास जिस फिल्म में करने का प्रयास किया गया हो, उस फिल्म में इस प्रकार का डायलॉग जब हम सुनते हैं ना, तो लिटरली अंदर से यही बात आती है कि भाई हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, दोगलेपन की भी सीमा होती है। और मतलब क्या लगता है कि आप पूरी की पूरी फिल्म में अपना प्रोपेगेंडा फैलाओगे और फिर किसी एक हाथ सीन में ऐसा डायलॉग डालकर आपको ऐसा लगता है कि बाकी सारी बातों को लोग भूल जाएंगे या लोगों को कुछ समझ भी नहीं आएगा। मतलब जो दर्शक है उनको जैसे कुछ समझ ही नहीं है। क्या इतनी हिपोक्रेसी। अब चलिए फिल्म की कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। ये पूरी की पूरी फिल्म एक दिन में एक चेक पोस्ट पर हुई कुछ घटनाओं पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत में बताया गया है कि प्रदेश की सरकार ने, अब ये प्रदेश कौन सा है इसका उल्लेख नहीं किया गया, उत्तर प्रदेश है या अन्य कोई राज्य है ये नहीं बताया गया, पर यह कहा गया है कि प्रदेश की सरकार ने बॉर्डर्स को सील कर दिया है और किसी को भी अंदर आने से मना कर दिया है। तो जो प्रवासी कामगार है उन्हें अंदर आने से मना कर दिया जाता है। हालांकि दोस्तों सच्चाई अगर हम देखें, फैक्ट्स के आधार पर इन सारे तथ्यों को अगर हम जांचें तो ये पूर्ण रूप से झूठ लगता है। अब देखिए, प्रवासी कामगारों की सबसे बड़ी त्रासदी हमने कोरोना के समय में कहीं पर देखी तो वो दिल्ली में देखी। देश भर में इतने बड़े बड़े राज्य है, पर दिल्ली जो क्षेत्रफल के अनुसार एक छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर हमने हजारों हजारों प्रवासी कामगारों को सड़क पर देखा।
और जो आरोप दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर उस समय लगे थे, प्रवासी कामगारों के द्वारा वो आरोप लगाए गए थे, यूपी सरकार ने उस पर स्टेटमेंट भी जारी किया था और ये उन आरोपों में ये कहा गया था कि जो प्रवासी कामगार हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, बिजली और पानी के सप्लाई कट कर दिए गए थे। रूमर्स फैलाए गए थे कि भाई बॉर्डर पर आपके लिए बसें खड़ी है आपको अपने घर पर गंतव्य स्थान पर ले जाने के लिए। उनको कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई थी, खाने पीने की जो वस्तुएं वो तक उन तक नहीं पहुंचाई गई थी। और जब ये रूमर्स इस प्रकार से फैलाए गए उसके बाद में सारे प्रवासी कामगार, हजारों हजारों प्रवासी कामगार रातों रात सड़क पर आ गए थे। उसके बाद में जो केजरीवाल सरकार है वो ट्विटर पर अपने को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हम करेंगे मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था, कोई भी दिल्ली छोड़कर ना जाए वगैरह वगैरह। ये बाद में उन्होंने इस प्रकार से अनाउंस करते, पर तब तक जो होना था वो हो चुका था। अब वो जानबूझ कर किया गया था क्या, वो तो पता नहीं, अभी उस पर कभी जांच होगी या नहीं। कुछ कई लोगों ने उसे मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस भी कहा गया था। तो ये हजारों प्रवासी कामगार जब बॉर्डर पर आए उसके बाद में हमने ये देखा कि यूपी सरकार, योगी जी, वो रात भर जग कर जितने भी शासन प्रशासन के जो अधिकारी थे, मंत्री थे, उन सबको रातों रात बुलाया गया। 1000 के करीब बसों की व्यवस्था की गई और जितने भी लोग, हजारों प्रवासी कामगार थे, उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया था। ये हमें रियलिटी में जो हुआ उसमें तो ये हमें दिखाई देता है। तो जो चेक पोस्ट लगा हुआ है बॉर्डर पर, उसके एक तरफ तो हजारों हजारों प्रवासी कामगार हैं जिन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा, उनके घर नहीं जाने दिया जा रहा, और चेक पोस्ट की दूसरी तरफ है कुछ पुलिस अधिकारी जिन्होंने इन हजारों प्रवासी कामगारों को वहां पर रोक कर रखा है। अब कई सारे अलग अलग कैरेक्टर्स यहाँ पर उन्होंने हमारे सामने दिखाए हैं, इंट्रोड्यूस कराया है उनसे, जैसे कि दिया मिर्जा ने एक माँ के पात्र को प्ले किया है जो पेट्रियार्की से पीड़ित है। उसका जो पति है वो उसकी बेटी की कस्टडी लेना चाहता है, पर पिता अपनी बेटी की कस्टडी ले उससे पहले उस माँ को अपनी बेटी तक पहुंचना है। इसके बाद दूसरा पात्र एक बेटी का है जो अपने शराबी पिता को घर ले जा रही है। उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई साधन नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे भी पिता ने शराब में सब उड़ा दिए हैं, तो वो बेटी अपने शराबी पिता को घर ले जा रही है। इसके बाद तीसरा पात्र आशुतोष राणा का है, यादव उनका नाम दिखाया है, सरनेम है फिल्म में, और वे भी सामाजिक व्यवस्था से, अत्याचारों से पीड़ित है। उनके जो पिता है उन्हें थोड़ा सांस लेने में तकलीफ हो रही है आशुतोष राणा के कैरेक्टर के पिता को। तो उनका पात्र एक सीन में अपने पिता से कहता है कि पापा ये तो हर चैत्र में आपको होता ही है, चैत्र मास में आपको सांस लेने की थोड़ी सी तकलीफ होती, इतना कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है। पर उनके माता पिता मानते नहीं हैं, तो उन्हें अभी अपने माता पिता को एडमिट करवाना है। तो जैसे तैसे करके वे अपने माता पिता को अस्पताल लेकर के जाते हैं, पर वो अस्पताल जिस समाज का होता है उन्होंने अपने समाज के लोगों के लिए जो बेड्स हैं उनको रिजर्व करके रखा है। तो वे इतने बड़े पुलिस अधिकारी होते हुए भी आशुतोष राणा को बेड नहीं मिल पाता, तो उन्हें भी सामाजिक व्यवस्था से, जातिवाद से पीड़ित दिखाया है। इसके बाद चौथा पात्र है भूमि पेडनेकर का, जो एक नर्स है और उनकी ड्यूटी भी उसी चेक पोस्ट पर लगाई गई है। राजकुमार राव के पात्र का उसे लव इंटरेस्ट दिखाया है, दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पर घर पर अभी तक भूमि पेडनेकर के पात्र ने नहीं बताया क्योंकि वो समाज के उच्च वर्ग से हैं और घर वाले इस शादी के लिए, विवाह के लिए नहीं मानेंगे, इस कारण से अभी तक घर पर उसने नहीं बताया हुआ। इसके बाद पांचवा और मुख्य पात्र है राजकुमार राव का, सूर्य कुमार सिंह टीकस उनका पूरा नाम है। वे समाज के पिछड़े वर्ग से हैं, जातिवाद और सामाजिक व्यवस्था से और समाज के उच्च वर्ग के हिंदुओं के अत्याचार से पीड़ित उन्हें दिखाया है। और पिता ने कुछ समय पहले अपना सरनेम चेंज कर लिया था, सिंह सरनेम में उन्होंने लगा लिया है। अब ये जो राजकुमार राव का कैरेक्टर है यानी सूर्य कुमार का, उसने बचपन से ही समाज के उच्च वर्ग के हिंदुओं के अत्याचार को झेला हुआ है, देखा हुआ है। इस कारण से वो अभी भी एक बहुत गहरे मानसिक आघात में है और बीच बीच में उस मेंटल ट्रॉमा के कारण वो बिल्कुल शांत हो जाता है। अपने उस मानसिक आघात से वो अभी भी उबरने का प्रयास कर रहा है और इस कारण से भूमि पेडनेकर और उसके रिश्ते में भी, उसके संबंध में भी प्रॉब्लम दिखाया है। जब वे शारीरिक संबंध भी बनाते हैं तो कई बार राजकुमार राव को बिल्कुल उस मेंटल ट्रॉमा के कारण वो भूमि पेडनेकर के साथ में शारीरिक संबंध भी नहीं बना पाता। हालांकि भूमि पेडनेकर का कैरेक्टर जब उसे अपने उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए कहता है, अपने उन विचारों को भूलने के लिए कहता है, उसके बाद में फिर वो
शारीरिक संबंध बना पाते हैं, ऐसा फिल्म की शुरुआत में उन्होंने दिखाया है। और फिर वो जो एक सेक्स सीन है शारीरिक संबंध बनाने का, उसके बाद में राजकुमार राव का कैरेक्टर ये सारी बातें भूमि पेडनेकर के पात्र को बताता है कि जो कुछ भी उसने अत्याचारों को झेला हुआ है, उस कारण से इतने गहरे मानसिक आघात में वो अभी भी है। इसके बाद छठा कैरेक्टर है पंकज कपूर का, जिनका सरनेम फिल्म में त्रिवेदी दिखाया है और वे शहर में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। उनके पिताजी गांव में पंडित जी थे, पर बाद में उन्हें गांव से शहर आना पड़ा था। शहर में उन्होंने फूड कोर्ट में भी नौकरी की हुई है, अभी वे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। और एक जातिवादी मानसिकता का पंकज कपूर को दिखाया है। एक सीन में वो राजकुमार राव का जो पात्र है उसे उसकी जाति के कारण बहुत ही बुरा भला कहता है, जातिवाचक शब्द उपयोग करके वो बहुत ही गंदी बातें वो राजकुमार राव से पंकज कपूर का कैरेक्टर कहता है। अब सुबह से ये जो प्रवासी कामगार है, सुबह से वे भूखे होते हैं, सारे के सारे जितने भी छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे होते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर एक बस आती है, जिस बस में सभी के सभी मुस्लिम यात्री है, मुस्लिम समाज से उन्हें दिखाया है, और उनके पास में खाने पीने का थोड़ा सामान होता है। तो वे सब वहाँ पर सेवा कर रहे होते हैं, सबको वे खाने पीने की वस्तुएं बांट रहे होते हैं। पर ये जो जातिवादी पंकज कपूर का कैरेक्टर है वो आकर सबको मना कर देता है कि भाई नहीं नहीं, ये तुम लोग, हम न्यूज़ में देख रहे हैं तुम लोग सब पूरे देश में कोरोना फैला रहे हो, तो तुम्हारा हमें ये नहीं चाहिए खाना। तो उन बच्चों से वो खाना सब लेकर वो वापस दे देता है, ये त्रिवेदी जी का कैरेक्टर। तो उसके बाद में जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग उन्होंने दिखाए हैं वे चले जाते हैं और दूसरों में वो खाना बांट देते हैं। बाद में जब बच्चे और ज़्यादा भूख से बिलखने लगते हैं तो त्रिवेदी जी फिर से जाते हैं उनके पास में, जो मुस्लिम समुदाय के पास में, और कहते हैं कि अगर कुछ खाने पीने की वस्तु हो तो दीजिए। पर तब तक उन्होंने सब कुछ बांट दिया होता है। अब बच्चों को भूख से बिलखता देखकर त्रिवेदी जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, पंकज कपूर का कैरेक्टर। और फिर वो जाता है राजकुमार राव के पास में और वो कहता है कि मैं 1 घंटे का समय देता हूँ, तब तक अगर खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुई, जैसा कि फेसबुक पर व्हाट्सएप पर बताया जा रहा है कि भाई सरकार ने कुछ एक कमेटी गठन की है और वे चर्चा कर रहे हैं, मीटिंग रखी हुई है, जो प्रवासी कामगार है उन तक सुविधा पहुँचे इसलिए। पर फिल्म में बताया गया है कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई थी, ऐसी कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की गई थी और ये सब कुछ अफवाह थी, झूठ था। तो पंकज कपूर का कैरेक्टर राजकुमार राव से कहता है कि अगर 1 घंटे में हमारे लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुई तो मैं ये जो सामने मॉल है, एक चेक पोस्ट के सामने बंद पड़ा हुआ मॉल है, लॉकडाउन के कारण बंद होता है, तो वो कहता है कि 1 घंटे में अगर खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुई तो मैं इस मॉल में चला जाऊंगा, मैंने फूड कोर्ट में काम किया हुआ है और वहाँ से मैं कुछ खाने पीने की वस्तुएं सबके लिए लेकर के आऊँगा। और तभी आदित्य श्रीवास्तव का जो पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर है वो वहाँ पर आता है और मारने लगता है, नक्सली कहकर। पंकज कपूर का जो पात्र है त्रिवेदी जी का, उनको वो नक्सली कहकर मारने लगता है कि तू नक्सली है, नक्सली बनेगा तू। हाँ, और इसके बाद भी फिल्म में कई बार बार पंकज कपूर के कैरेक्टर को नक्सली कहा गया है। मतलब फिल्म में ये दिखाने का प्रयास किया है कि हमारे देश में जो लोग बस अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग करते हैं उनको भी हमारा सिस्टम, हमारा देश नक्सली कह देता है। मतलब ऐसे ही कोई अगर थोड़ा सा कुछ अपने मूलभूत अधिकार भी अगर मांग रहा है, खाने पीने की वस्तु या रहने की जगह वगैरह, कुछ भी मूलभूत अधिकार अगर वो अपने मांग रहा है तो भी हमारे सिस्टम के द्वारा उनको नक्सली घोषित कर दिया जाता है। मतलब किसी न किसी प्रकार से नक्सलियों का जस्टिफिकेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि सभी जानते हैं कि नक्सली किन्हें कहा जाता है। मैंने तो अपने पूरे जीवन में आज तक कोई एक सिंगल घटना ऐसी नहीं देखी जहाँ पर किसी चोर को नक्सली कहा गया हो। मतलब कोई व्यक्ति अगर छोटी मोटी चोरी कर रहा है तो उसको कोई नक्सली कह दे, ऐसा मैंने तो नहीं देखा। नक्सली तो हमने देखे हुए हैं कि जिन्होंने अलग अलग जगहों पर अपना एक पूरा साम्राज्य बनाकर रखा है, जिनको अर्बन नक्सल्स पीछे से सपोर्ट देते हैं और उनके पास बाहर से फंडिंग आती है और मिशनरीज के साथ में वो कैसे मिलकर उनका काम करने की भी खबरें हमने देखी हुई है। जिन बीहड़ से बीहड़ जगहों पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अगर जाते हैं तो उन पर भी हमले होते हैं, वे वीर गति को प्राप्त होते हैं। पर उन्हीं जगहों पर, उन्हीं आदिवासी क्षेत्रों में मिशनरीज जाकर वहाँ पर कन्वर्जन करते हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में। तो ये जो नक्सली है जिनको बाहर से फंडिंग आती है, हथियार मिलते हैं, वे हमारे सुरक्षा कर्मियों पर हमला करते हैं। अनगिनत सुरक्षाकर्मी वीर गति को प्राप्त हुए और इन्हीं नक्सलियों ने अपना जो उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा करके रखा है वहाँ पर कभी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं होने दिया।
वहाँ पर जब भी कभी रास्ते बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, तो वे वहाँ पर बम धमाके कर देते थे। आज से 4-5 वर्ष पहले तक भी हमने ऐसी खबरें सुनी हुई है। हालांकि अभी एक राष्ट्रवादी सरकार के कारण कई सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, हथियारों को डाल दिया है और वहाँ अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, क्योंकि अभी अर्बन नक्सल्स थोड़े से कमज़ोर हुए हैं, उनका इकोसिस्टम, तो अभी वहाँ पर विकास हो रहा है। पर इन्हीं नक्सलियों ने कभी भी हमारे जो आदिवासी भाई है, आदिवासी जो समाज है, जो क्षेत्र है, वहाँ पर कभी भी इन्होंने विकास नहीं होने दिया, अपना एक वर्चस्व बना कर रखा था। कई सारे आदिवासी समाज के घरों को इन्होंने जलाया है, उन पर अन्याय अत्याचार किए, ऐसी कई सारी अनगिनत घटनाएं हमने देखी हुई है। तो नक्सली किन्हें कहा जाता है, ये देश की जनता बहुत अच्छे से समझती है। पर फिल्म में ये दिखाने का प्रयास किया कि भाई कोई अगर मूलभूत अपनी आवश्यकता की वस्तु भी मांगता है तो भी हमारा सिस्टम उनको नक्सली कहकर मार देता है। वाह वाह। इसके साथ ही एक जो प्रमुखता बात हमें फिल्म में देखने को मिलती है वो ये कि भारत के गांव को बार बार जातिवादी होने का सर्टिफिकेट फिल्म में दिया गया है। हालांकि आज भी अगर आप भारत के गांव में आकर देखेंगे तो आपको सभी समाज के अलग अलग वर्ग के लोग किस प्रकार से मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं, मिलजुल कर कोई शादी हो, कोई कार्यक्रम हो, किसी का भी, तो सभी समाज के अलग अलग वर्ग के लोग एक साथ में आकर कैसे मिलजुल कर एक साथ में रहते हैं, त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं, अलग अलग उत्सव हो, फंक्शंस हो, कार्यक्रम हो, वे एक साथ में मिलकर कैसे मनाते हैं, ये सारी बातें आज भी आपको देखने को मिलेंगी। और यही नहीं, छोटे मोटे जो कीर्तन के कार्यक्रम होते हैं, एकादशी पर हो या अलग अलग जो भंडारे होते हैं, भाई पूरा का पूरा गांव आकर उन भंडारों में आता है, अन्नदान होता है, समाज के सभी वर्ग मिलकर उसमें अपना योगदान भी देते हैं, सभी मिलकर सेवा भी करते हैं और सब साथ में मिलकर किस प्रकार से इन कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। आज भी आप देख लीजिए, हमारे देश के हजारों हजारों मंदिर है जहाँ पर आज भी आए दिन भंडारे होते हैं, आए दिन सब जितने भी भाविक आते हैं उनको भोजन प्रसादी की व्यवस्था की जाती है। मैं अभी कर्नाटक, तमिलनाडु पिछले वर्ष, आपको पता है मैंने कई बार बताया, मैं उल्लेख किया, बताया, तो जितने भी मंदिरों में मैं गया, हर मंदिर में हर रोज दोपहर को भोजन प्रसादी। महाराष्ट्र में भी कई सारे मंदिरों में आप देखेंगे, देश भर में ऐसे हजारों मंदिर है जो दिन हर रोज जहाँ पर इस प्रकार के भंडारे होते हैं और समाज के सभी वर्ग के लोग वहाँ पर आकर भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं और वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। और कोरोना के समय भी अगर आप देखेंगे तो हमारे कई सारे मंदिर हो, आश्रम हो, संस्थाएं थी, इवन आरएसएस हो, देशभक्त जो एक राष्ट्रवादी संगठन है, उन सभी ने कोरोना के समय भी अपने अपने तरीके से अपना योगदान दिया था। वो सारे फोटोज, वीडियोज उस समय हमने देखे थे। पर फिल्म में एक समाज का इतना नकारात्मक नेगेटिव चित्रण, लोगों के प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करके अपना एजेंडा बस पुश करने का फिल्म में प्रयास किया गया है, यही हमें पूरी फिल्म में दिखाई देता है। और इतने सारे सेवा कार्य हमने भी उस समय देखे। पर फिल्म में शुरुआत में ही ये एक सीन में दिखाया गया है कि एक समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग का एक व्यक्ति मंदिर के बाहर जो एक कुआं होता है वहाँ से बस पानी पी लेता है, इसलिए गांव के जो मुखिया है वे उसे लहूलुहान होने तक मारते हैं। देखिए, मैं तो हमेशा हमारे वीडियोस में कहता हूँ कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर जातिवाद कर रहा हो, किसी की भी अगर कोई भी जातिवादी मानसिकता अगर उसकी है और उसे प्रमोट कर रहा है तो उसे कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। पर फिल्म का जो उद्देश्य था वो बस लोगों की भावनाओं को, प्रॉब्लम्स को एक्सप्लॉइट करके अपने एजेंडा को पुश करने का प्रयास किया है, ऐसा ही लग रहा था। और दोस्तों, ये तो हमने हमेशा देखा हुआ है कि जो वामपंथी विचारधारा के लोग होते हैं वे हमेशा ही उनके एजेंडा को सूट करने वाली कोई एक न्यूज़ उठाकर सिलेक्टिव आउटरीच करते हैं और ज़्यादा समाज को बांटने का प्रयास करते हैं। पर दूसरी तरफ जो हजारों हजारों अच्छी बातें हो रही होती है, जो समाज में इतना प्रेम है, जो एकता की भावना है, उनके बारे में वे कभी भी चर्चा नहीं करेंगे, उसके बारे में कभी भी वो लोगों को ना बताएंगे, ना उन बातों को कभी वो सामने आने देंगे जो समाज को जोड़ती है। पर बस अपने एजेंडा को पुश करने के लिए वे सिलेक्टिव आउटरीच करते हुए हमें हमेशा दिखाई देते हैं। और दोस्तों, स्पेसिफिक कोरोना महामारी की अगर हम बात करें तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी विस्तार से चर्चा की हुई है भीड़ के हमारे टीजर और ट्रेलर रिव्यू में, वो सब मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहता। पर अगर संक्षेप में अगर मैं बताऊं तो कोरोना महामारी के समय जितनी भी सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर कैसी अव्यवस्था थी ये हम सभी ने देखा, कितनी भयानक अव्यवस्था। और कई सारी यूरोपियन कंट्रीज आज एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है, आर्थिक संकट से गुजर रही है, ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। भारत के ही इर्द गिर्द के देश आप देख लीजिए किस प्रकार के आर्थिक संकट से वे गुजर रहे हैं। पर इसी समय
भारत विश्व की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनकर सामने आया है। पूरा विश्व आज भारत की तरफ टिकटिकी लगाकर देख रहा है। कोरोना के समय जो मैनेजमेंट है उसकी पूरे विश्व ने, बड़े बड़े जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लीडर्स ने भारत की भर भर कर प्रशंसा की है कि भारत ने कितना बढ़िया तरीके से कोरोना के समय जो मैनेजमेंट था वो कितना बढ़िया था। जब विश्व के बड़े बड़े देश, उनकी अर्थव्यवस्था संकट में थी, तब भारत ने कितना अच्छी तरीके से अपने देश में भी मैनेजमेंट रखा और साथ में ही 101 देशों को 24 करोड़ वैक्सीन भारत ने दी। ये सेवा भी भारत ने की। इतना बढ़िया देश में मैनेजमेंट, और विश्व के दूसरे किसी देश में करोड़ों करोड़ों नागरिकों को हर महीने राशन जिस प्रकार से भारत में दिया जाता है करोड़ों करोड़ों नागरिकों को, वैसा दूसरे किसी देश में विश्व में देखने को नहीं मिलेगा। तो इतना बढ़िया से पूरा हमने जो मैनेजमेंट देखा, वो सारी अच्छी बातें उन सबको भुलाकर बस अपने एजेंडा को पुश करने के लिए कुछ आप सिलेक्टिव बातें लेकर बस लोगों की भावनाओं को, उनके प्रॉब्लम्स को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जैसे कि कोरोना के समय भी हमने देखा, जो भी वामपंथी थे, लेफ्टिस्ट थे, उन्होंने ठेले लगा लिए थे। स्मशान भूमि पर गिद्धों की तरह ठेले लगा लिए थे, फोटोशूट्स कर रहे थे और विदेशी मीडिया को साथ में लेकर भारत को और ज़्यादा बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे। भारत के विरुद्ध और ज़्यादा षड्यंत्र रचे जा रहे थे, और ज़्यादा अस्थिर करने का भारत को वे प्रयास कर रहे थे। जब पूरा देश एक साथ में था, एकजुट था कोरोना के विरुद्ध, तब ये लोग देश को और ज़्यादा रूमर्स फैला रहे थे, भ्रम फैला रहे थे, भ्रांतियाँ फैला रहे थे, स्मशान घाट पर गिद्धों की तरह ठेले लगाकर फोटोशूट्स कर रहे थे और ज़्यादा एक अराजकता की परिस्थिति बनाने का प्रयास कर रहे थे। ये सब हमने देखा। और इसके साथ ही तबलीगी जमात पर जो उस समय आरोप लगे थे वो भी हमने देखे। नर्सेस के साथ में किस प्रकार से देश में अलग अलग जगहों पर कितनी अभद्रता से व्यवहार किया गया, या फिर पत्थर फेंकने की भी घटनाएं हमने देखी। कई सारे अलग अलग प्रकार के आरोप हमने देखे, पर ना उनके बारे में फिल्म में वो तो चर्चा होने ही नहीं वाली थी, वैसे मेरी कोई अपेक्षा भी नहीं थी। पर उन सब आरोपों का एक प्रकार से वाइट वॉश करना फिल्म में लगता है कि फिल्म वही प्रयास करती है, वाइट वॉश करने का उन आरोपों को। कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा टॉर्चर मैं इस फिल्म को कहूँगा। मैं भीड़ को 0/10 स्टार्स दूंगा। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यूएस सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया है। हालांकि फिल्म में सेक्स सीन है। पता नहीं सेंसर बोर्ड कैसे ऐसी फिल्मों को यूएस सर्टिफिकेट दे देता है और जॉन विक जैसी फिल्मों को ए सर्टिफिकेट देता है, जबकि उसमें केवल वायलेंस है, गनशॉट सीक्वेंसेस वगैरह है, जो कि बच्चे आजकल जो वीडियो गेम खेलते हैं उनमें भी इससे ज़्यादा वायलेंस और खून देखने को मिलता है। पर जॉन विक जैसे एक एक्शन फिल्म को जिसमें कोई सेक्स और न्यूडिटी नहीं है उसको ए सर्टिफिकेट देते हैं। और भीड़ उसमें क्लियरली एक सेक्स सीन है जहाँ पर वो आवाज़ें और वो सब, डायरेक्ट न्यूडिटी तो भले ही नहीं है, और क्लियरली पता चलता है सेक्स सीन है, आवाज़ें आ रही है और वो सब, फिर भी यूएस सर्टिफिकेट। चलिए, बाकी दोस्तों, जब भी आप कभी गलती से अगर भीड़ को देखेंगे तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। जो भी नए मित्र वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।